फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से मैं तमाम मेहमानों का पाकिस्तान टैक्स बार के जो हमारे दोस्त जिन्होंने हमें ऑनर दिया है उनको वेलकम करता हूँ और फिर आपकी इजाज़त से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से। मैं गुजारिश करूँगा हमारे मेंबर नईम कासिम साहब से कि प्लीज़ तशरीफ़ लाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया। नाते रसूल मकबूल के लिए मैं गुजारिश करूँगा हमारे मेंबर अजीम कासिम साहब से। रोशिद साहब नामे मुहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है नाम मुहम्मद। दोनों जहां सरकार का हमको सदका लगता है। गौस कुतुब अब्दाल कलंदर सब उनके मोहताज। मेरा दाता हर दाता दाता लगता है। नाम मुहम्मद उनके दर पर पलने वाले अपनी आप मिसाल। कोई गरीब नवाज तो कोई दाता लगता है। नाम मुहम्मद लब पर नग़मे सल्ले अला के हाथों में कशकोल। देखो तो सरकार का मंगता कैसा लगता है। नाम मुहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। बहुत शुक्रिया अजीम कासिम साहब। मैं तमाम मेंबरान से दोस्तों से गुजारिश करूँगा नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाएं। मैं फॉर्मल वेलकम करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा प्रेसिडेंट फैसलाबाद टैक्स बार मलिक शाहनवाज अकबर साहब से कि वो स्टेज पर आएं और फॉर्मली तमाम मेहमान को वेलकम।
Bismillahirrahmanirrahim. Respected members, Assalamu alaikum. On behalf of Faisalabad Tax Bar Association, I would like to express my gratitude and warm welcomes to all delegates and all participants and speakers. Especially thanks Mr. M. Akram Sahib, member ATIR, or guest of honor Janab Nayak Shah Hussain Sahab, Chief Commissioner, Regional Tax Office, Faisalabad. Our special guest, Mr. Abdul Qadir Memon, PTBA Academy of Taxation, Chairman, PTBA Academy of Taxation, and Rana Munir Sahab, Patron-in-Chief, PTBA. Mr. Anwar Kashif Mumtaz Sahab, President, Pakistan Tax Bar Association. Mr. Rehan Siddiqui Sahab, Secretary, Pakistan Tax Bar Association. I feel honored to welcome all the participants and my fellow colleagues for taking a keen part in this important program. Today we are about 200 participants across the country, and I am sure that you all will feel enriched with knowledge after completion of this event. I would like to once again to the seminar and hope that you all will have a great time. Before start the seminar, I would like to thank to all my colleagues, members of Faisalabad Tax Bar Associations, especially Malik Bashir Sahab, who contributed to this event to make it successful. This would not have been possible without their participation. Once again, I am very thankful to you who traveled from far away and graced the event. Stay blessed. Stay blessed. Now I would like to continue the event, and I would like to call upon the stage the Secretary of the Secretary, Senior Most Secretary of Pakistan Tax Bar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yes, Chief Guest, Mr. Akram Sahab, Member Tribunal, Inland Revenue, Guest of Honor, Rai Shah Sahab, Chief Commissioner RTO, my patron, Rana Munir Sahab, our mentor, Adil Bhai, Chairman, PTBA Academy of Taxation, Malik Bashir Sahab, हमारे फाउंडर मेंबर इस ऑर्गेनाइजेशन के, जिसकी छत के नीचे आप सब बैठे। सर, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू। और होस्ट बार हमारी जनाब अकबर साहब, जो प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के, तमाम प्रेसिडेंट्स हमारी मेंबर बार के जो इतनी दूर तशरीफ लाए, सारे मेंबर बार के प्रेसिडेंट्स और हमारे जो गेस्ट हैं, सारे सेक्रेटरी साहब और नॉट बंडारी से हमारे प्रेसिडेंट साहब, जिनके बिहाफ पे मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, और आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। सर, आप सबको यहाँ आना बहुत मुबारक हो, आप आए, हमारी इज्जत अफजाई की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू ऑल। अब हम प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब मैं दावत देता हूँ जनाब हमारे मोहतरम पैटर्न साहब को, आदिल भाई को, कि वो आएँ और अपने जो तजर्बा है हमारे साथ रहें, और फिर एकेडमी ऑफ टैक्सेशन की जो नई जिम्मेदारी आदिल भाई को मिली है, और उन्होंने IBA के साथ जैसे इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर बहुत बड़ा काम किया है, डिप्लोमा PGD कोर्स डिप्लोमा के सिलसिले में, वो आएँ और थोड़ा सा अपने ख्यालात का जिसमें पर इजहार करें और अपनी ब्रीफिंग दें। थैंक यू सर, प्लीज वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रेहान भाई, बहुत शुक्रिया। The Honorable Chief Guest of
this very wonderful evening. Janab M.M. Akram, member ATIR. Guest of honor today, Janab Rahir Shah Hussain Saab, Chief Commissioner in Land Revenue. Our President, Janab Anwar Kashim Mumtaz Saab. Our patron of Pakistan Tax Bar Association, Janab Rana Munir Hussain Saab. President Faisalabad Tax Bar Association, Janab Malik Shahnawaz Akbar Saab. Our very dear Janab Malik Bashir Saab. Janab Imran Munir Saab, Secretary General Faisalabad Tax Bar Association. Ryan Siddiqui Saab, Secretary Bar Association. Current and the former office bearers of Pakistan Tax Bar Association, presidents and all office bearers of all the Tax Bar Association across the country. I see our very dear friend, former member of the ATIR, Janab Anwar Saab. We are greatly honored to have you with us today. मैं सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे हर दिल अजीज जनाब मलिक बशीर साहब आपका कि आप ही की वजह से ये जो रौनकें हैं इसमें आपका सबसे बड़ा हाथ है। अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह मियां आपको किसी का मोहताज ना करे परवरदिगार। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब सदर साहब आपका कि आपने इतनी खूबसूरत शाम आज फैसलाबाद में पाकिस्तान टैक्स बार की रिक्वेस्ट पे ये सजाई है और I will be failing in my duty if I would not thank the Vice President of the Faisalabad Tax Bar, Janab Mian M. Nizam, Nazim Lateef Saab ka और Imran Munir Saab ka. I saw that just now हमारे मनोहर हुसैन शेख साहब का सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन था। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए और आपने हमारी इज्जत अफजाई की। यूं तो आज का सब्जेक्ट जो है उस पे इमरान साहब अपनी उम्मीद है कि इस पे बहुत ज़्यादा सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन दुनिया में इस वक्त 2020 से ये इस सब्जेक्ट पे जो डिस्कशन शुरू हुई है और इसकी इंतहाई इस हद तक पहुंची है कि अब जो 2023 में जो लास्ट सारी दुनिया से जो कमिश्नर्स सारी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जब जमा हुई तो उन्होंने दो डिसीजंस लिए। एक डिसीजन ये था कि दुनिया में टैक्स के निज़ाम को डिजिटलाइजेशन करने में हर वो काविश की जाएगी जिससे टैक्स की कंप्लाइंस की कॉस्ट कम हो, इफिशिएंट हो और टैक्स पेयर को ज़्यादा कोई रूम ना मिले उसके अंदर टैक्स की एविजन करने का। और दूसरा जो सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया वो ये ले गया दुनिया में अक्रॉस द वर्ल्ड एक रेट ऑफ टैक्स होगा ताकि जहां जहां पर भी टैक्स के ट्रीटी को टैक्स के रेट को की वजह से बिजनेसेस को वहां ट्रांसफर किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है, वो ना किया जाए। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये जहां पर एक मोर देन 100 कंट्रीज के टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इकट्ठे हुए और उन्होंने इस बात को सिर्फ दो डिसीजन लिए। तो आज आप सोचें कि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जाएंगे वो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम सब के लिए और पाकिस्तान के लिए ये इसलिए जरूरी है कि जब तक बिजनेसेस को डिजिटलाइज नहीं किया जाएगा हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं होगी। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इस वक्त पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज है और जो टैक्स पेयर को चैलेंज है वो ये चैलेंज है कि वो अपने डेटा को, अपने स्टोरेज डेटा को किस तरह से FBR के डेटा के साथ सिंक्रोनाइज करे। और जो सबसे पहली एफर्ट की गई है वो बहुत कॉस्टली है, जिसके लिए आपने शायद सुना होगा और आप देख रहे होंगे कि इस वक्त बहुत सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स भी हैं वो इन्वॉइसिंग की तरफ जाने के लिए, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ द रीजन दोज कंपनीज
those who are offering these services, their cost is very high. So I think there has to be some middle way has to become, and Pakistan Tax Bar Association, I think, is the right forum which can take up this issue. और हम सबको इस टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होना होगा और ये वक्त की ज़रूरत है। मैं काफ़ी दफ़ा इस बात को कह चुका हूँ, बट आज फिर इस दफ़ा उस बात को दोहराना चाहता हूँ कि मुझे ये शर्फ हासिल हुआ आज से कोई 7 साल पहले। दुनिया की मैनकाइंड की हिस्ट्री में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की गई 8 दिन की, जो जर्मनी ने ऑर्गेनाइज की थी, और जर्मनी ने 8 दिन पूरे 8 दिन की उस कॉन्फ्रेंस में उसके टैक्स की कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें एक सब्जेक्ट ये भी था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टैक्स। और आज आप देखें, इसमें 7 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, और उस टॉपिक के अंदर ये बात तय की गई कि अगर लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल नहीं किया तो ये जो ट्रेडिशनल लॉयर्स हैं वो वाइप आउट हो जाएंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल नॉट रिमेन इन द फील्ड। देयर हैज टू बी अ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन विद इन आवर सेल्फ ऑल्सो। हम चाहे किस शहर में भी हों, किस सूबे में भी हों, किस जगह पे भी हों, हमें अपने आप को, अपनी टीम को डिजिटलाइजेशन की तरफ, ऑटोमेशन की तरफ, आप देखें दुनिया में इतनी फास्ट तब्दीली आ रही है कि आज आपको चैट जीपीटी, आप कोई सवाल उस पर डाल दें, आपके इनकम टैक्स, सेल टैक्स, पाकिस्तान के लॉ के मुतालिक, और आप कह दें कि हमें 122(5A) का नोटिस ही आया है, इसका जवाब बनाना, वो आपको जवाब बना के आपके लॉ के मुताबिक दे देता है। तो वो जरूर है कि आप उसकी नोक पलक ठीक करें, लेकिन वो 90% आपको जवाब बना के दे देते हैं। नंबर ऑफ कोर्ट्स डिसीजंस आर बीइंग रिटन टुडे इन द वर्ल्ड आर ऑन द बेसिस ऑफ द चैट जीपीटी। सो दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें एज अ लॉयर, हमें एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर्स, वी हैव टू फोकस ऑन दैट। पाकिस्तान पीटीपी एकेडमी ऑफ टैक्सेशन की अभी बात की, आई थिंक वो एक अलग स्लॉट रियान साहब ने हमें दिया है, जिस वक्त उन्होंने कहा है कि उसके मुतालिक कहिएगा, तो उसके मुतालिक भी कुछ अच्छी खबरें हैं, मैं आप सबके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। मैं वंस अगेन आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर से मलिक बशीर साहब, आपका, आपकी टीम का, मैं तमाम फैसलाबाद की टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी शानदार शुक्रिया तारिक भाई। अभी तक हम सिर्फ पाकिस्तान में उसकी IAI की एप्लीकेशन, अपनी कंप्लाइंसेस की बात कर रहे हैं। बाहर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप जाएं तो वहाँ AI के टैक्सेशन की बात हुई, यानी कि हमारी काबिलियत की बात हो रही है, हमारी नॉलेज बढ़ाने की बात हो रही है। हम अभी उसकी कंप्लाइंस में भी नहीं पहुँचे हैं, और यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी है कि हम बात करते हैं कि गिफ्ट टैक्स हो गया, मियाँ ने बीवी को कैश गिफ्ट कर दिया, टैक्स कर दिया हमने, वो अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ। अभी हम हमारे केस लॉज उन्हीं में फंसे हुए हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सर द लॉन्ग वे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला हमें इतनी तौफीक दे कि हम बहुत आगे बढ़ें और उस दुनिया की रफ्तार को हम पकड़ सकें। अब मैं दावत देना चाहूँगा स्टेज पर पाकिस्तान टैक्स बार के पैटर्न, हमारे बहुत मोहतरम, बहुत सीनियर राना मुनीर साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी PTP के, और आप सब कोई तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और राना साहब की हमेशा तकरीर में मैं जब से ज्वाइन किया है, एक विजडम छुपा होता है जो निकल के आता है और उसको फिर कैच करना पड़ता है। ये आपकी विजडम है कि उस विजडम को पकड़े आप। राना साहब प्रेसिडेंट मिस्टर शाहनवाज साहब, वाइस प्रेसिडेंट अनवर काशिम मुमताज साहब, चीफ गेस्ट ऑफ द डे तारिक मोहम्मद साहब, राहिल शाह साहब, और मेरे दूसरे भी दोस्त दूसरे शहर से तशरीफ लाए हैं, बहुत लंबा सफर किया, पेशावर से लेकर साहिवाल, सरगोदा, मियाँवाली और मुझे शेखपुरा और सब शहर जो हैं मुझे नजर आ रहे हैं, हैदराबाद नजर आ रहा है, बहुत लंबा सफर किया। और मैं सबका दोस्तों का ममनून हूँ कि उन्होंने
प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार की कॉल पर यहाँ तशरीफ लाए। आज का दिन जो है वो बहुत ही अहम दिन है, खुसूसन फॉर द फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन, जिन्होंने ये आज की मीटिंग आज का सेमिनार होस्ट किया। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है कि इन सब दोस्तों को एक जगह इकट्ठा करना, और खुसूसन इस मौसम में जबकि मौसम नहायत ही डेंजरस करार दे दिया गया है, स्पेशली मुल्तान, लाहौर और फैसलाबाद के लिए। तो मैं सब दोस्तों का एक मशहूर हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए, सब प्रेसिडेंट्स का मशहूर हूँ कि वो तशरीफ लाए। मैं इन एडवांस जो है स्पीकर साहब इमरान साहब का, मीर साहब का मशहूर देखेंगे। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन जो है वो किसी तारफ की मोहताज नहीं है। आज उसको अनवर काशिफ मुमताज साहब जैसे लीडर जो है वो इसको लीड कर रहे हैं। और हमने ये देखा कि जब आप किसी रजीम को फ्री हैंड देते हैं कि वो खुलकर काम करे, तो उसमें नई चीज़ें सामने आती हैं, नए आइडियाज सामने आते हैं, और उसका जो आउटकम होता है वो पीछे से बहुत बेहतर होता है। तो हमने फ्री हैंड दिया और इस टीम को, और आपने देखा कि इन्होंने जब एक जिसको हम पहले एक समर स्कूल क्या कहते थे, समर कैंप कहते थे, इन्होंने इसका नाम समिट रखा, बहुत कामयाबी हुई। इन्होंने मीटिंग्स की फॉर्मर चेयरमैन से, चेयरमैन FBR से मीटिंग्स की, इन्होंने मीटिंग की आपके प्रेसिडेंट से और उसके लॉ मिनिस्टर से मीटिंग की, और उसमें जो टैक्स लॉ की अमेंडमेंट्स आई उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, और बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई इनकी मीटिंग की वजह से। इन्होंने मीटिंग्स की जो है, जितनी भी मीटिंग्स की, जब जब जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी कि ये एक इशू है, यहाँ कुछ ग्लिचेस हैं, तो ये इन्होंने वहाँ जाकर उसको सही तरीके से सही वक्त पे जो है उसको एड्रेस किया, और उसका कोई ना कोई जो इनका आउटकम आया वो बहुत बेहतरीन काम आया। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी टीम है पाकिस्तान टैक्स बार की बहुत अच्छा जा रही है, बहुत टारगेटेड है, और जो इससे जो आउटकम हमें मिल रहा है, जो हमारी फैसिलिटीज हमें मिल रही हैं, जो हमें नॉलेज मिल रहा है, जो हमारे साथ शेयरिंग हो रही है, तो ये एक कामयाब तरीन जो है वो हमारी टीम चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अभी बहुत कुछ और करना और बहुत बाकी है, बहुत कुछ करना और भी बाकी है। जिस तरह अभी कादर मेमन साहब ने जो फरमाया कि AI जो है उसको हमने देखना है, डिजिटलाइजेशन को देखना है, बहुत सारे जो गोल्स हैं वो हमने अचीव करने हैं। मैंने देखा कि अभी आपने भी सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है फॉर अर्ली डिस्पोजल ऑफ टैक्स केसेस। तकरीबन 4000 के पास केसेस हैं, और जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है उस कमेटी में FBR के डायरेक्शंस के ऊपर वो एक कमेटी हुई है। FBR ने जाके चीफ साहब से मिले हैं, चीफ जो नए चीफ है उनसे रिक्वेस्ट किया है कि कमेटी बनाए। एक तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान टैक्स बार जो है वो नए चीफ साहब से मिले और उनको बताए कि पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का जो रोल है वो बहुत ही अहम रोल है। अगर आप अर्ली डिस्पोजल ऑफ केसेस चाहते हैं, अगर आप स्मूथ काम करना चाहते हैं, तो जब तक आप पाकिस्तान टैक्स बार को कॉन्फिडेंस में नहीं देंगे तो ये आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा और मेरे मुल्क के लिए भी मुश्किल हो जाएगा और FBR के लिए मुश्किल होगा। ये इसको बावर कराना जो है वो बहुत जरूरी होगा। और जो जब इसके बाद क्या होने वाला है, डिजिटलाइजेशन अपनी जगह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब क्या करने वाली है, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे तकरीबन 4000 बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं उनके पास पड़े हुए हैं, सुपर डेस्क के केसेस हैं, 7E के केसेस हैं और बहुत सारे केसेस हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अर्ली डिस्पोजल करते करते ये स्लॉटरिंग हो जाए, स्लॉटरिंग ऑफ केसेस हो जाए, इसको भी हमने वॉच करना है। ठीक है, अर्ली डिस्पोजल बहुत जरूरी है, लेकिन इंसाफ करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें इस पर वॉच करना होगा और इसमें जब ये नया केस लॉ आएगा, नई डेवलपमेंट होगी, लॉ की नई डेवलपमेंट होगी, नई चीजें सामने क्योंकि आएंगी, तो इसमें जो हमारी लोकल टैक्स पास हैं
इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मैं तमाम लोकल टैक्स बार से इस इज्तिमा का फायदा उठाते हुए मैं दरखास्त करूंगा कि वो अपने मेंबर्स को एजुकेट करें, प्रॉपरली एजुकेट करें, और सेमिनार्स के जरिए, लेक्चर्स के जरिए, मीटिंग्स के जरिए, वर्कशॉप्स के जरिए इनको एजुकेट करें। और मैं समझता हूँ जो टैक्स पास का रोल है वो सबसे अहम जो उसका रोल है वो ये होना चाहिए कि वो अपने मेंबर को एजुकेट करे, इसके साथ तालीम के साथ, इल्म के साथ, मॉडर्न टेक्निक्स के साथ। तो ये इसका फायदा उठाते हुए मैं समझता हूँ कि आने वाले जो 2-3-4 महीने हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको जो लॉ की डेवलपमेंट हो रही है, अगर आप अपने मेंबर्स को उससे इक्विप नहीं करेंगे तो ये हमारे मेंबर्स बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बार्स को जो है इसमें बहुत अहम जो है वो रोल प्ले करना होगा। इसके बाद जो और बहुत अहम चीज जो अभी कादर मेमन साहब ने जो की है, फरमाई है कि ऐसा ना हो कि जो हमारे टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं वो पीछे रह जाए। और पीछे रहने की एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि जो लोग टेक्नोलॉजी की समझेंगे वो आगे लेके जाएंगे। ये एक बहुत अहम बात है। लेकिन एक इससे भी मेरे ख्याल में बहुत अहम बात है, वो ये है कि अनऑथोराइज्ड प्रैक्टिस जो है उसको रोकना बहुत जरूरी होगा। अनऑथोराइज्ड प्रैक्टिस जो है, जो लोग जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो लोग जो महकमे में बैठे साथ जॉब भी कर रहे हैं और साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इस पर बहुत काम किया गया। अभी पेशावर से जो हमारे हाजी मुश्ताक साहब हैं वहां से काम शुरू हुआ, बहुत काम आगे किया गया। लेकिन जब ये डिजिटलाइजेशन की हम बात करेंगे तो हमें साथ ये भी देखना होगा, इसके लिए भी हमें सोचना होगा कि क्या ये डिजिटलाइजेशन में ऐसा तो नहीं है कि अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो इसमें ज्यादा शामिल हो जाएं और हमारे मेंबर्स जो है वो पीछे रह जाए। तो ये पाकिस्तान टैक्स बार और जितनी भी टैक्स बार्स हैं, जितनी भी लोकल टैक्स बार हैं, उनको ये सोचना होगा कि ये जो है हम इस तरीके से इन अनऑथराइज्ड, इसमें जो हमारे मौजूदा चेयरमैन वो इसके सख्त खिलाफ है कि कोई शख्स जो है वो साथ जॉब भी कर रहा हो और साथ प्रैक्टिस भी कर रहा हो। तो ये जुबैर साहब, ये चौधरी नवाज साहब बैठे हैं, माशाल्लाह सारे एक्सपीरियंस, सारे दोस्त बैठे हैं, कमर साहब बैठे हैं, इसके ऊपर हमें बहुत सीरियसली सोचना होगा। जब सेल टैक्स लॉ आया था तो मैंने अपने दोस्तों से दरखास्त की थी कि सेल्स टैक्स की प्रैक्टिस में आप इसमें फौरी तौर पर इसमें शामिल हो जाएं। तो क्या हुआ, उसमें हमारे दोस्तों ने, जो पुराने दोस्तों हैं, उन्होंने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। तो आज क्या है, तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं अनऑथराइज्ड पर्सन जो उसमें घुसे हुए हैं और उसमें उनका गलबा होता जा रहा है। इसी तरह मैं समझूंगा जब ये डिजिटलाइजेशन आए तो उसमें सुबह से ही इसमें एंटर हो जाए, आप खुद एंटर हो जाए, अपनी औलाद को एंटर करें, अपने स्टाफ को उसमें एंटर करें। जो एआई की बात है, तो एआई की जिस तरह भी फरमाया प्रेसिडेंट साहब ने पिछली मीटिंग में, अनवर काशिफ मुताब साहब ने फरमाया था कि ये जो है एआई जो है हमें अपने ऑफिस में भी इम्प्लीमेंट करनी है। और हम ये मैं चाहूंगा कि प्रेसिडेंट साहब अपने एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करें कि आप अपने ऑफिस में जो है वो एआई जो है वो किस तरह इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये चंद गुजारिशात थी, मैं समझता था ये मैं अर्ज करनी जरूरी थी। अभी वो मुझे अभी एक अच्छी खबर दी है कि पीटीपी एकेडमी ऑफ टैक्सेशन जो है उसके बारे में हमें एक अलग से टाइम दिया जाएगा, तो उस पर भी हम आपसे बात करना चाहते हैं कि उसमें हमने क्या अचीवमेंट्स किए। और एक बात जो है वो आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक सिलसिला हमने चलाया था, वो ये था कि हम पाकिस्तान टैक्स बार को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएं, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएं ताकि इसकी एक पहचान हो और इसको इसकी अहमियत हो। और जब भी कोई गवर्नमेंट काम करना चाहे और जब भी गवर्नमेंट को बजट बनाना चाहे, हम ये ना कहें कि जी हमने कोई प्रपोजल्स दी थी, कोई सजेशंस दी थी, कोई रिकमेंडेशंस दी थी, तो वो उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। ये एफपीआर के लिए जरूरी हो कि जो भी सजेशंस आए, चाहे वो पीटीपी एकेडमी ऑफ टैक्सेशन से आए, जो पाकिस्तान टैक्स बार की एसोसिएशन आए, उसको कंसिडर किया जाए, उस पर मीटिंग की जाए और उसको
जो चीजें एक्सेप्ट की जाएं उसमें कहा जाए कि ये एक्सेप्ट की हैं, ये सजेशन जो है पाकिस्तान टैक्स बार से हैं। अगर कोई कंसिडर नहीं की जा रही तो उसकी वजह बताई जाए कि नहीं की जा। तो इसके लिए मैं समझता हूँ इसको पाकिस्तान टैक्स बार को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाना बहुत जरूरी है। उस पर जब मैं प्रेसिडेंट था तो मैंने इस पर काम शुरू किया। काम बहुत लंबा काम है, एक दिन का काम नहीं है। फराज फजल शेख साहब बैठे हैं, मैंने इनकी ड्यूटी लगाई कि जी आप इस पर काम शुरू करें, और उन्होंने बहुत सारा काम इस पर किया भी होगा। रियाज साहब बैठे हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी से, इन्होंने भी इसमें काम किया। तो मैं ये दरखास्त करूंगा प्रेसिडेंट साहब से, इनकी टीम से, सब दोस्तों से कि इसके ऊपर काम करें कि जब हम नेक्स्ट ईयर हमारी जब AGM हो तो हम कह सकें कि हम या तो स्टैट्यूटरी बॉडी बन गए हुए हैं या बनने के बहुत करीब हैं। तो मैंने बहुत वक्त किया। थैंक यू सर। एज यूजुअल जैसे मैंने कहा था, राजा की तकरीब में तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू हाईलाइट किए। एक तो अपनी प्रोफेशनल स्किल बिल्डिंग की बात की सर आपने, और टैक्स प्रोफेशन के रेगुलेशन की बात की कि और यही वजह है कि रेगुलेशन नहीं है, जिसकी वजह से अनऑथराइज्ड जो आपने अर्ज किया सर, वो मेन वजह यही है कि अब हम कंट्रोल नहीं कर सकते हर एक प्रोफेशन को। तो इंशाल्लाह ताला उस पर भी प्रेसिडेंट साहब बात करेंगे। अब जो आज का हमारा टॉपिक है AI की जो डिजिटाइजेशन FBR कर रहा है, तो अभी हमने बहुत इनिशियल फेज पे हम बात कर रहे हैं कि उसकी कंप्लायंसेस पे हमें प्रॉब्लम आ रही है। अभी हम उसके टैक्सेशन से बहुत दूर है। तो आज हम ये कोशिश करेंगे कि जितना FBR ने डिजिटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ा है तो उससे हमें जो नॉर्मल हमारी कंप्लायंसेस है उस पर क्या हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे जब भी PTBA की मीटिंग है जहाँ भी, तो वहाँ हमारे साथ जिस बार हमें होस्ट करती है वहाँ से उनके जो हैं रिप्रेजेंटेटिव उस टॉपिक पे बात करते हैं। हमने हैदराबाद में किया, हमने साहिवाल में किया, और अब हम यहाँ पे मौजूद हैं आपके पास फैसलाबाद में। तो आज के इस टॉपिक पे बात करेंगे जनरल सेक्रेटरी साहब इमरान मुनीर साहब, और इंशाल्लाह फिर इससे आउटकम निकलेगा। फिर क्वेश्चन आंसर सेशन हम इसमें करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन आंसर हो, कोई भी सवाल जवाब, तो फिर उस पर बात करेंगे। तो मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब इमरान मुनीर साहब को आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। बहुत शुक्रिया। जितना इस टॉपिक को मैंने ऑनरेबल गेस्ट कादिर साहब ने और मुनीर साहब ने हाईलाइट कर दिया है, मेरा ख्याल है मेरे पे अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं रेहान साहब का शुक्रगुजार हूँ। पेपर जब देने जाते हैं ना तो जिनको पता चल जाता है कि पेपर में सवाल को हम सारे तो बड़ा मजा आता है। रेहान साहब ने बता दिया था कि राना साहब की बातों में से आपको विजडम मिलेगा, तो मैंने जो उनकी बात से विजडम पिक किया था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी जो लोकल बॉडीज हैं यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करें। साहब हमने एक छोटी सी कोशिश की सर अपनी टैक्स बार में, हमारे दोस्त जो यहाँ बैठे हो जानते हैं, हम बाई वीकली डिस्कशन सेशन करते हैं हर महीने 2, जिसके अंदर हम जो भी रिसेंट अमेंडमेंट्स होती हैं या जो भी इस किस्म की चीज़ें होती हैं उन पे डिस्कशन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो हम मंथली सेमिनार वगैरह करवाते हैं वो उसके अलावा ये हमारी लोकल लेवल पे बार लेवल पे अपने मेम्बरान के लिए ये काम कर रही है, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको मज़ीद रिफाइन करें और इसको और अच्छे तरीके से कंटिन्यू करें। टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए डिजिटलाइजेशन का टॉपिक बड़ा सेंसिटिव भी है और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। लॉ का एक बड़ा मशहूर मैक्सिम है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो लॉ। इसी तरह से अब मुझे लगता है कि इग्नोरेंस जो है ऑफ ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये भी आपको पकड़ में आ जाएंगे, और आने वाले वक्त में जब इस डेटाबेस की बुनियाद पे, क्योंकि डेटाबेस जो बन रही है, जो लोग समझते हैं IT को, डेटाबेस बेसिकली बेस बनती है किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन की। जी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, सर जानते हैं कि हर साल कुछ मखसूस महीनों में FBR की तरफ से बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जिस पे हम लोग भी इनके साथ फिर आगे मिलते हैं और कोशिश करते हैं उसको सेटल किया जाए। इस साल सर ने बड़ी मेहरबानी की है, हमारे जो 2018 के केसेस थे उसमें से जो इस तरह की इंफॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें थी उनको छांटी कर दी और काफ़ी सारे केसेस ड्रॉप हो गए हमारे, तो उसके लिए उनकी शुक्रगुजार हैं। डिजिटलाइजेशन FBR करने क्या जा रहा है, मैं इसको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करूंगा कि FBR कहाँ पे है और अभी इनिशियल स्टेज पे टैक्स पेयर कहाँ पे है और उनको करना क्या चाहिए, देखने वाली चीज क्या है। फर्स्ट स्लाइड।
इंट्रोडक्शन टॉपिक का तो बड़ी डिटेल से दे दिया। बेसिक पर्पस क्या है डिजिटलाइजेशन का? रेवेन्यू जनरेशन सर बेसिक पर्पस है, कंप्लायंस बेसिक पर्पस है, एफबीआर की तरफ से देखेंगे तो टैक्स इवेजन को रोकना बेसिक पर्पस है, टैक्स पेयर की तरफ से देखेंगे तो चूंकि अभी कल्चर नहीं है, डेवलप उसका नहीं हो सका तो लोग अवॉइड करते हैं। जैसे अभी बात भी हुई कि बड़े बिजनेसमैन भी बार अवॉइड करते हैं अपना डाटा डॉक्यूमेंट करने से प्रॉपर किसी भी डिजिटल मीडियम के ऊपर। वो इंट्रोडक्शन हो गया, हम इसकी प्रैक्टिकल चीज की तरफ चलते हैं। एफपीआर हम सब जानते हैं, ये तो तारुफ का मोहताज नहीं है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेवेन्यू कलेक्टिंग इदारा है। आपके बजट का मोर देन 70-75% जो कलेक्शन है वो एफपीआर के पास ही है। उसके बाद फिर कुछ और चीजें अंदर चीजें आ जाती है, लेकिन मेजर कलेक्टिंग एजेंसी जो एफपीआर है, एफपीआर बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है और दोनों की डिजिटलाइजेशन हो रही है। बहुत सारे लोग अभी जिक्र भी हुआ पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन का, डिजिटल इनवॉइसिंग का नाम लिया गया। ये दोनों चीजें जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स में भी आ रही हैं और डायरेक्ट टैक्स की कंप्लायंस में भी आ रही हैं। जो लोग रिटर्न फाइलिंग से मुतलिक हैं, खुद रिटर्न फाइल करते हैं, वो जानते हैं कि एफबीआर का पिछले चंद सालों से डाटा जो है वो मालूमात की शक्ल में, एमआईएस की शक्ल में, विद होल्डिंग टैक्सेस, आपके जो ट्रांजैक्शन है, इवन बैंक अकाउंट है, वो आपके लॉगिन में उसकी डिटेल आ जाना, ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप हो गया है। गोल्स क्या है? एफबीआर का जो गोल है वो क्या है डिजिटलाइजेशन की तरफ जाने? सबसे पहला जो है ये अपनी सर्विसेज को बेहतर करना एक गोल है। सर्विसेज क्या है? एफबीआर की सर्विसेज कलेक्टिंग ऑफ टैक्स है। देखिए, कलेक्टिंग ऑफ टैक्स, आप एक बंदे का हिसाब लिखते हैं, मैनुअल रजिस्टर पे लिखते हैं, किसी जगह पे जाके किसी खास कंप्यूटर से निकालते हैं और उसके अगेंस्ट आपका एक सेंट्रल डेटाबेस मौजूद है जो कि एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जहां पे वो ट्रांजैक्शन हो रही है वहीं से डाटा लेके रिपोर्ट कर देते हैं। तो दोनों में फर्क बहुत ज्यादा है। एफबीआर का टारगेट जो है वो ये है कि जो उनकी सर्विसेज हैं वो डिजिटलाइज हो जाएं ताकि हर ट्रांजैक्शन जहां पे अकर हो रही है एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन वो रिपोर्ट हो एफबीआर को। ये उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव। ऑटोमेशन ऑफ प्रोसेस की तरफ चीजें चलती चली जा रही हैं। सेल्स टैक्स के हवाले से हम जानते हैं कि इनवॉइस जो है वो अब आपके सिस्टम में आपके सप्लायर की तरफ से फीड होके आती है, जो कि वेरीफाई भी हो जाती है। जिनके सप्लायर का कोई हिस्ट्री अच्छी नहीं है, वो कोई सस्पेंडेड एक्टिविटी में मुलविस हैं या कोई डाउटफुल है या कोई उनकी अब तो एचएस कोड तक चले गए हैं। आप देखें कि आपकी प्रोडक्ट मैचिंग शुरू हो गई है कि आपने परचेज क्या किया है और आप सेल क्या कर रहे हैं। उस हद तक इन्होंने अपने प्रोसेस को अब मैच कर दी है। इसी तरह से इनकम टैक्स में आप अगर देखें तो आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही हैं, बैंक एंट्री रिकॉर्ड हो रही हैं, एसेट्स की सेल परचेज का रिकॉर्ड उनके पास पहले से पड़ा होता है। आप रिटर्न फाइल करने आते हैं सितंबर में, जबकि आपकी एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन वो रिपोर्ट हो चुकी हुई होती है। प्रोसेस जो है वो उन्होंने ऑटोमेशन की तरफ लगाया हुआ है, इसकी सिंक्रोनाइजेशन हो रही है। उसमें कुछ गैप्स हैं जो कि ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम अब देखेंगे। EFPR जो हमारी पुरानी एफबीआर की वेबसाइट है, ये 2007-8 में ऑपरेशनल हुई थी। पहले कॉर्पोरेट सेक्टर को इसमें लेके आए थे, फिर उसके बाद 2012 के बाद 11-12 के बाद सब लोग इसमें आना शुरू हो गए। फिर IRS आया, IRS एफिशिएंट हो गया, फिर सेल्स टैक्स रिटर्न उसके अंदर आ गई, अब प्रोविंशियल सेल्स टैक्स रिटर्न भी आ गई हैं, अपील उसके अंदर चली गई हैं। सेल्स टैक्स की अपील का भी बन गया हुआ है, पोर्टल ऑपरेशनल हो जाएगी उसके बाद। इसमें जो तीसरा इनका टारगेट है वो है कि कम्युनिकेशन को सिंप्लीफाई किया जाए। अभी एक बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम आता है जो कि कॉमन मैन का क्वेश्चन है, टैक्स पेयर का क्वेश्चन है कि हमें पता नहीं चला हुआ क्या है। देखिए, पता कैसे नहीं चला, हमने सिस्टम बनाया है, आपका हर नोटिस, हर कंप्लायंस, रिटर्न फाइलिंग आपको SMS और ईमेल की शक्ल में मौसूल होती है। अब ये आप अगर अवेयर नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है कि मेरा ईमेल क्या है, मेरा मोबाइल नंबर एफबीआर में क्या दिया गया है, या उसकी आपको नॉलेज दी नहीं गई आपके काउंसिल की तरफ से। क्योंकि हम लोग प्रैक्टिशनर हैं तो हम लोग थोड़ी सी, अगर मैं एग्री करूँ राना साहब की बात है, तो ड्यूटी बाउंड भी है कि हम अपने क्लाइंट को गाइड करें कि भाई ये जो चीज़ है ये आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, आप इस पे रहेंगे तो आप आसानी से इस चीज़ की कंप्लायंस कर सकेंगे। देखिए, नोटिस की कंप्लायंस आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर दिया प्रोसीजर, उसके साथ अटैचमेंट करें, डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, वो उनके लॉगिन में चली जाती है, वो वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आने वाले वक्त में ये सिस्टम हो सकता है इतना अच्छा हो जाए कि फिजिकल इंटरेक्शन खत्म हो जाए। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँ, मैं समझता हूँ कि कोविड ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिया। प्री कोविड और पोस्ट कोविड जो इरा है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ये आया कि डिजिटलाइजेशन ऑटोमेटिकली हो गई।
वो फोर्स थी या जिस तरह भी थी, उसका फायदा बड़ा हुआ। उसका फायदा ये हुआ कि बहुत सारी चीजें जो कि शायद हमने सालों लगा के सीखनी थी, वो हमें चंद दिनों में, चंद हफ्तों में देखनी पड़ी बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। तो ये बेसिकली एफपीआर के 3 ऑब्जेक्टिव हैं डिजिटलाइजेशन के पीछे। अब इसकी अहमियत क्या है सर? एफपीआर जो रिफॉर्म्स लेके आ रहा है, अब जो लोग बजट के ऊपर नॉर्मली कमेटीज में होते हैं, जैसे कि हमारी पेरेंट टैक्स बार है, ये लोग उसको बड़ा माइन्यूटली बारीकी से देखते हैं, एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी चीजों को डिस्कस करते हैं, फिर जो सिस्टम के फ्लॉज होते हैं, एरर्स आते हैं, कैलकुलेशन एरर से लेके टेक्निकल चीजों तक ये लोग जाते हैं, कमेटीज बनाते हैं, उसको दूर करवाते हैं। तो ये बेसिकली जो पर्पज इसका है, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, एफपीआर तमाम की तमाम रिफॉर्म्स अब टेक्नोलॉजी बेस्ड दे रहा है। जितनी रिफॉर्म्स आ रही हैं उनके पीछे डाटा ड्रिवन आपकी इंफॉर्मेशन है, जो कि एफपीआर बड़े सोफिस्टिकेटेड सिस्टम से फैच कर रहा है। आपके तमाम जो इदारे हैं वो रेगुलराइज हो चुके हैं तकरीबन। आपके लाइसेंस से लेके आपका आईडी कार्ड आप घर बैठ के बना सकते हैं, ऐप्स आ गई हुई हैं, आपकी रिन्यूअल्स हैं, आपकी प्रॉपर्टी सेल परचेज है, गाड़ियां हैं, विद होल्डिंग है, एवरीथिंग, ये तमाम की तमाम चीजें इसमें आ गई हैं। तो ये बेसिकली जो रिफॉर्म्स आ रही हैं, रिफॉर्म्स में जो भी जिक्र हुआ, जैसे ई इनवॉइसिंग का, डिजिटल इनवॉइसिंग, पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन, ये सारी की सारी चीजें पिछले चंद ही सालों में या महीनों में हमारे सामने आई हैं। आई थिंक 2024 का साल बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि इसी साल में डिजिटलाइजेशन को सबसे पहले फरवरी में एफबीआर ने लॉन्च किया कि इनवॉइसेस की जो डिजिटलाइजेशन है वो करें, उसका मैकेनिज्म दिया। पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन अभी रिसेंट वो भी रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती जा रही हैं, जिसमें बिजनेसेस जो हैं वो रियल टाइम इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एफबीआर की वेबसाइट पे भी इसका एग्रीमेंट पड़ा है। एफबीआर ने जो कारंदाज के साथ एग्रीमेंट किया है, ये रिसेंट एग्रीमेंट है, ये बेसिकली मॉडर्नाइजेशन है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, जिसके अंदर उन्होंने पॉपुलेशन को फोकस किया है कि इसमें जो कंप्लायंस कॉस्ट है उनको रिड्यूस किया जाए और एक्सपेंड किया जाए टैक्स बेस थ्रू ऑटोमेशन एंड सप्लाई चेन डिजिटलाइजेशन। देखिए वही बात आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरी जो चेन है, यानी जो मैंने कहा कि हैपनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को पकड़ना, कि कहाँ पे वो ट्रांजैक्शन अगर हो रही है और वो चेन कैसे चल रही है। जैसे सेल्स टैक्स इनवॉइस के हवाले से लोग फेमिलियर हैं, काफी सारा इश्यूज भी चल रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, इंटेलिजेंस की चीजें भी चल रही हैं, एफबीआर भी उस पर काम कर रहा है। तो एक चेन ऑफ जो इवेंट हो रही है, ट्रांजैक्शन की जो चेन है, उस पूरी की पूरी चेन को डिजिटलाइज करने के लिए ये जो एक एग्रीमेंट किया गया था, इसका बेसिक पर्पस भी ये था कि एक तो कंप्लायंस कॉस्ट कम की जाए और दूसरा इसको डिजिटलाइज इस तरह किया जाए कि ये हैपनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से लेके फाइनल रिपोर्टिंग तक पूरे का पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज हो जाए और उसकी रियल टाइम रिपोर्ट। अच्छा, इसके अंदर जब ये चीज डेवलप हो जाएगी ना, तो ये ट्रांसपेरेंट भी होती जाएगी। इनिशियली हो सकता है हमारे बहुत सारे तहफ्फुज़ात हों, टैक्स पेयर के बहुत सारे तहफ्फुज़ात हों, वो शायद अभी समझे कि ये तो चीज़ ऐसे नहीं थी, ये तो ऐसे थी, या मैंने तो ये काम किया नहीं है, ये काम इस तरह से हुआ नहीं है, मुझे पता नहीं था। लेकिन ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि कंप्यूटर ना तो झूठ बोल सकता है, ना कंप्यूटर कुछ छुपाएगा, ना वो मैनिपुलेट कर सकता है खुद से। अगर आपकी ट्रांजैक्शन फेयर है, वो हैपनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के टाइम से रिपोर्ट होना शुरू हो गई है और आगे पूरी चेन चलते चलते एंड कंज्यूमर तक या एक्सपोर्ट है, व्हाटएवर द केस में भी, तो जहां भी वो गई है वो रिपोर्ट। एफबीआर ने सर अगर देखें, मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। जो उनके की डिजिटल इनिशिएटिव है एफबीआर ने लिए, वो मैंने उनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो काम हम कर रहे हैं, तकरीबन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कुछ चीजें अभी भी फर्दर होने वाली हैं। सीमलेस डिजिटल टैक्स फाइलिंग। टैक्स फाइलिंग आप कहेंगे हम ऑलरेडी ऑनलाइन कर रहे हैं, हम एफबीआर के पोर्टल पे कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं, जैसे कि मैंने अभी सेल्स टैक्स की अपील का कहा, लेकिन अपील फाइलिंग भी अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है, तो ये भी सारे का सारा सिस्टम। फिर उसके बाद अभी मेंबर साहब भी बैठे हैं, अभी अगला फोरम हमारा अपील का, सेकंड अपील जो है, जैसे कि पहले फर्स्ट अपील कमिश्नर अपील के पास थी, वो भी ऑनलाइन थी, तो अब हमारी फर्स्ट अपील चली गई है एडीआईआर में। तो हमने एक स्टेप उससे पीछे आए हैं। जो हमने सिस्टम बनाया था बड़ा शानदार एक अपील का ऑनलाइन वाला, उससे हम एक जगह पे एक स्टेप पीछे आ गए हैं। जो लिमिट इस दफा आ गई हैं कि जो एक मखसूस लिमिट, पिक्यूनरी लिमिट से ऊपर की अपीलें हैं वो ट्रिब्यूनल में जाएंगी, या इसी तरह कमिश्नर अपील की जो अपील है वो हाई कोर्ट में जाएगी। तो ये बेसिकली पहला एफबीआर का इनिशिएटिव था रिटर्न फाइलिंग के, टैक्स फाइलिंग के हवाले से।
दूसरा इनका था जी कि जो टैक्स पेयर डायनामिक टैक्स पे गेटवे, इसमें क्या है कि रियल टाइम पोर्टल्स दिए गए आपको। ये जो POS डिजिटल इनवॉइसिंग ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं ना, ये सब सारे के सारे इनके रियल टाइम पोर्टल्स हैं। मैं फिर वो वर्ड में जो बार बार यूज़ कर रहा हूँ हैपनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन के टाइम पे, इसका मतलब है वो रियल टाइम रिकॉर्डिंग हो रही है। जहाँ जहाँ पे आप जानते हैं POS लगा हुआ है, वो आप जैसे ही ट्रांजेक्शन पंच करते हैं वो इमीडिएटली FPR के सिस्टम में चली जाती है। डिजिटलाइजेशन का जब नोटिफिकेशन आई तो उसके अंदर उन्होंने एक चार्ट फॉर्म में बना के एक टेबल भी रखा हुआ है जो कि FPR की वेबसाइट पे पड़ा है, जिसका उन्होंने तरीकाकार IT वालों को भी समझाया था कि आप अपनी इनवॉइस पंच करेंगे अपने सिस्टम में, उसके बाद आप उसको थ्रो करेंगे FPR के डेटाबेस में, वहाँ से उसको एक नंबर लगेगा, डिजिटल नंबर या बारकोड समझ लें उसको, और उसके बाद वो आपके सिस्टम में दोबारा आएगी और आप उसको प्रिंट करके अपने कस्टमर को देंगे। और उसका टाइम पीरियड भी था, जैसे POS रियल टाइम था उसको इन्होंने थोड़े से टाइम लेस के साथ रखा था। ये जब ओरिजिनली ये नोटिफिकेशन आई थी फरवरी 2024, तो ये बेसिकली इनका सेकंड पर्पस था। तीसरा पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल डाटा जो है ना उसको यूटिलाइज करते हुए FPR अपनी टैक्सेशन को बेस बना रहा है। हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे मुत्तफिक हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम एग्री नहीं करते, या बहुत सारी चीज़ों को एडजुडिकेशन में, जैसे सर ने भी बात की, वो कंटिन्यूसली रेगुलर बेस पे वही चीज़ें आई जा रही हैं, वही एडजुडिकेशन हुई जा रही हैं। आज भी हम बैठे वही 122 खांचे करी जा रहे हैं, आज भी हम बैठे बैंक क्रेडिट एंट्रियाँ गिनी जा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बारहा रिपीट हुई जा रही हैं, लेकिन इसके बिहाइंड जो चीज़ समझने वाली है, जो जानने वाली है कि थर्ड पार्टी से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो डाटा मिल रहा है FPR को, आप उसको जुटलाएंगे कैसे? आपने उसको आया पहले मैनेज किया है कि नहीं? आपने अपने क्लाइंट को, आपने जो टैक्स पेयर को ये बताया है कि भाई आप ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे करने जाएंगे तो इसकी इम्प्लीकेशन यहाँ पे आएगी, इसका इम्पैक्ट ये होगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत कॉमन चीज़ है प्रॉपर्टी की सेल परचेज है, उसमें रेट्स ही मुख्तलिफ आते हैं, एक्चुअल चीज़ कितने की बिक रही है, उस पर टैक्स किसी अमाउंट पे जमा हो रहा है, FPR उसको 7E के पर्पज के लिए किसी और रेट पे कैलकुलेट कर रहा है। तो आपके पास 4-5 रेट हैं, हर बंदा कंफ्यूज हो जाता है, टैक्स पेयर भी कंफ्यूज हो जाता है कि हमने क्या रिपोर्ट करना है, क्या लिखना है, किस पे टैक्स देना है, कितने पैसे मैंने बैंक से देने हैं, ट्रांजेक्शन की लिमिट क्या है, कैसे मैनेज करना है। तो ये जो डाटा है एक्सटर्नल डाटा FPR बहुत सारी एजेंसी से भी लेता है, जैसे बैंक है, स्टेट बैंक बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट करता है। आपकी ट्रांजेक्शन मैंने जैसे पहले बताया, इस साल लोगों ने देखा है कि उनके पोर्टल के अंदर ही बैंक का डाटा उनको FPR मालूमात में मिल रहा था कि हमारे इस बैंक में इतनी क्रेडिट एंट्री है, इस बैंक में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट FPR का इनिशिएटिव है जिसपे सबसे ज़्यादा हमें विजिलेंट होने की जरूरत है, क्योंकि हम इस पे विजिलेंट होंगे। देखिए जब रिटर्न फाइलिंग का टाइम आएगा तब तो साल गुजर चुका होगा, आप पीछे जाकर उसको अनडू नहीं कर सकते। तो ये साथ साथ टैक्स पेयर को कम्युनिकेट करने की जरूरत है, और इस पर अवेयरनेस की जरूरत हमें भी है कि हमें पता हो कि ये जो ट्रांजैक्शन है या नेचर ऑफ बिजनेस, इसमें ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस डिपार्टमेंट से या इस डिपार्टमेंट से या इस डिपार्टमेंट से फैच हो जाएंगी, इंटरनेशनली भी होती हैं। 2018 की जब एमनेस्टी आई थी तो जिन लोगों ने फॉरेन एसेट्स की डिक्लेरेशन दी है वो जानते हैं कि उस टाइम पे ये एक ट्रीटी हुई थी 115 मुल्कों के दरमियान कि आपने अपने एसेट्स दुनिया में किसी एक जगह पर डिक्लेयर करने हैं। उसकी वजह से ये पाकिस्तान में एमनेस्टी लॉन्च की गई थी, जिसकी वजह से लोगों को कहा गया था कि अपने फॉरेन एसेट्स एक दफ़ा डिक्लेयर कर लें फ्यूचर में कल को, क्योंकि ये आप पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट वर्ल्ड वाइड आ रही है। यूके में फैम नॉट रॉन्ग सर बेहतर जानते हैं कि वहाँ पे ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपने अपने एसेट्स किसी एक जगह रिपोर्ट लाजमी करने हैं। सेम इज द केस, कल को हम भी इसी में आ जाएंगे। तो फॉरेन एसेट की डिक्लेरेशन का एक मैकेनिज्म है, टैक्स भी है, जैसे 7E पे टैक्स है। तो ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। आखिरी इसमें ये वो टैक्स पेयर की फेवर वाली बात है जिसपे अभी FPR के साथ हम लोग थोड़ा झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। ये बेसिकली है ऑटोमेटेड रिफंड प्रोसेस। इस साल जब ताजिर दो स्कीम के हवाले से फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन ने FPR के काम के साथ चीफ साहब मौजूद है, इनके साथ हमने जब एक सेशन रखा और उस पर हमने कुछ अपनी आपस में डिस्कशन शेयर की, तो सर ने एक बड़ा क्लियर हमें मैसेज दिया कि देखिए ये इतना थोड़ा सा टैक्स अगर आप दे देते हैं और बाद में आपके जो अदर देन दिस डिडक्शन आ जाती हैं तो वो फौरी तौर पर रिफंड कर देंगे। बेसिकली इसके पीछे भी थीम यही था कि FPR सिस्टम बना रहा है। देखिए इस पे आज हमें शिकायत हो सकती है कि ये आज है या आज नहीं है, लेकिन सिस्टम बन रहा है ऑटोमेटेड रिफंड प्रोसेस का। दुनिया में ऐसे ही होता है, आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, आपका एक्सेस रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। रिफंड आज आ ऐसे ही रहा है, आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो रहा है, लेकिन अभी ये सिस्टम इतना रिफाइन नहीं हुआ, मेच्योर नहीं हुआ कह सकते हैं, या कुछ हमारी अभी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सिस्टम अभी तक चल नहीं रहा। लेकिन ये इन जो 4 की इनिशिएटिव है FPR के डिजिटलाइजेशन के, उसका पार्ट है, यानी ऑटोमेटेड रिफंड प्रोसेस जो है ये भी उसका पार्ट है।
तो अगर हम इसको ओवरव्यू लें तो ये एक बड़ा लीनियर सा पिक्चर बनती है, जिसमें एक तरफ टैक्स कलेक्शन को स्ट्रेंथन किया गया है और दूसरी तरफ अगर एडिशनल टैक्सेस आपके आ गए हैं तो आपका रिफंड का मैकेनिज्म भी कर दिया गया है। इसी तरह से कंप्लायंस को ईज आउट किया जा रहा है और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन लेके उसको चेकिंग भी की। अब इम्पोर्टेंट एफबीआर तो जो कर रहा है तो कर रहा है, टैक्स पेयर के लिए चैलेंजेस क्या है, टैक्स पेयर ने क्या करना है इसके अंदर? सबसे पहला प्रॉब्लम लैक ऑफ लिटरेसी। देखिए हमारे यहाँ आज भी हम सब जानते हैं, हमारे पास 20 क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कि आगे कहते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं चला, ये तो मुझे पता ही नहीं था। लिटरेसी टैक्स पेयर की बेसिक चीज़ों पे भी नहीं है, और जब ये वाला डेटाबेस आ जाएगा, इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स आ जाएंगे, तो फिर तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बनती चली जाएगी, जिसके अंदर आपको ये जानना है, समझना है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा मेरा डाटा एफबीआर के पास जा सकता है, जिसकी कंप्लायंस मैंने करनी थी। या देखिए बात जरूरी नहीं है कि वो उसकी टैक्स इवेजन की तरफ जाना चाहता है या टैक्स पेमेंट नहीं करना चाहता। कंप्लायंस टैक्स पेयर होते हैं जो कि टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन लैक ऑफ लिटरेसी है, पता ही नहीं है। तो इसमें हम लोग जितने ज़्यादा अवेयर होंगे, जितने ज़्यादा इस वाइड स्प्रेड मैसेज जाएगा, उतना ये चीज़ें आसान होती चली जाएगी। इसके अंदर आप देखें तो मैंने हाईलाइट की है कुछ चीज़ें कि सिंप्लीफाइड प्रोसेसेस होने चाहिए, एनहेंस करें डिजिटल लिटरेसी को। जैसे राना साहब ने भी लिखा कि आप लोग भी अपने पास के लेवल पे इसको रखें, सेमिनार्स करवाएं, गाइड करें अपने ऑफिस में, बल्कि उन्होंने इस हद तक कहा है कि अपने ऑफिस के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करें और इसको लर्न करें, क्योंकि फ्यूचर में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी कि आप मैन मेड प्रैक्टिस करेंगे। आपकी प्रैक्टिस सारी की सारी डिजिटल मीन पे शिफ्ट हो जाएगी। आप एआई बेस्ड रिप्लाई बना रहे हैं, ऑटोमेटिक आपको केस लॉज मिल रहे हैं, रेफरेंसेस मिल रहे हैं, और रेलिवेंट चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक सिस्टम में आना शुरू हो जाएगी। स्मॉल बिजनेसेस हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, ये जो स्कीम्स आती हैं ये क्यों आती हैं, ये ताजा दो स्कीम क्यों आई, शॉपकीपर की स्कीम आ गई, रिटेलर की आ गई, बिकॉज वो उनका एक हमेशा से मुतालबा रहा है कि जी हम अफोर्ड नहीं करते बहुत महंगा अकाउंटेंट रखना, बहुत महंगा कंसल्टेंट रखना, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हायर करना, ये जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो उनके लिए जो प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया कि रिटेल सेक्टर सारे का सारा पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन पे आ जाए, उनके बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाएंगी। ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया, परचेज आपकी ऑटोमेटिक हो गई। अगर आपने अपना एनटीएन या सेल्स टैक्स नंबर विचएवर द केस वो प्रोवाइड किया हुआ अपने सप्लायर को, तो वो तो आपका डाटा परचेज का ऑटोमेटिक आ गया पीछे से, और वही भी अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपकी रिटर्न तो सॉर्ट ऑफ ऑटोमेटिक बन चुकी है, आपने तो कुछ भी नहीं करना, आपका परचेज का डाटा भी आ गया, सेल का डाटा भी आ गया, तो आप इजी मैनेज कर सकेंगे। स्मॉल बिजनेसेस का ये इशू था। रेजिस्टेंस टैक्स पेयर की तरफ से सर हमेशा रहेगी, हमेशा आ रही है। देखिए एक हम जब मैनेजमेंट पढ़ा करते थे तो एक में मुहावरा पढ़ाया गया, वेयर देयर इज विल देयर इज टैक्स इवेजन। सो वो वेयर देयर इज विल देयर इज वे को उन्होंने कर दिया टैक्स इवेजन की तरफ। तो ये चीज़ें रहेंगी सर, रेजिस्टेंस आएगी। देखना ये है कि कितनी कंप्लायंस आप कर सकते हैं, और जब ये वाले सारे सिस्टम आ जाएंगे तो इन सिस्टम के होते हुए आप क्या आपके पास कोई रास्ता ऐसा बचेगा कि आप टैक्स इवेजन की तरफ जाएं? टैक्स मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। आप स्मार्टली बैठ के अपने टैक्स को मैनेज कर सकते हैं। हम सब लोग जानते हैं, जितने अकाउंटिंग बॉडीज के लोग हमें पता है कि टैक्स मैनेजमेंट कैसे की जाती है, हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को कैसे लेके चलते हैं। सारे टैक्स के दोस्त हैं, सारे लोग जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को किस किस तरह से मैनेज किया जाता है। बट प्रॉब्लम स्टिल इज देयर कि जो टैक्स पेयर है वो रिलक्टेंट भी है और रेजिस्ट भी कर रहा है, दोनों चीजें साथ साथ है। तो ये एक चैलेंज इसमें जरूर है डिजिटलाइजेशन। कंप्लायंस का इम्पैक्ट क्या होगा जी? कंप्लायंस का इम्पैक्ट डिजिटल एप्लीकेशन है, एफबीआर ने ई फाइलिंग सिस्टम दिया, रियल टाइम पोर्टल दे दिए, से सिंप्लीफाइड टैक्स फाइलिंग दे दी, एरर खत्म होना शुरू, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आई हैं। लेकिन आप देखने वाली चीज ये है कि ये सारी की सारी चीजें जो कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। देखिए कुछ जिम्मेदारियां हैं मैंडेटरी, रिटर्न फाइलिंग विद होल्डिंग टैक्स, कंप्लायंस, रिपोर्टिंग, पीओएस, रिट्रीवल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हमारे ऊपर। हमने इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना है। ये कंप्लायंस मैंडेटरी है। इस मैंडेटरी कंप्लायंस के अंदर जो डिस्टिंक्टिव चीज आ रही है वो ये है कि आपने उसको लर्न किया है कि ये चीजें कहाँ से आ रही, सोर्सेज क्या क्या हैं जिनको आप कंप्लाई कर रहे हैं, ताकि जब आप उसकी कंप्लायंस पे जाते हैं तो ड्यू डेट्स हैं। अच्छा, डेट्स का इशू इतना जबरदस्त हो गया है कि आपको बार कोड नंबर IRS के पोर्टल में जो डेट डल जाती है। अभी चूंकि रिसेंटली एक अपील का सिस्टम जो कमर साहब बैठे हैं, हमने इनको जहमत दी थी अपील पे, इन्होंने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया, तो वो मुस्कुरा रहे हैं कि ये अपील वाली तो मेरी बात थी। तो उसमें जो डेट्स वाला इशू था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आप उस कंप्लायंस को कैसे ओवरव्यू करेंगे, कैसे उससे निकलेंगे कैसे?
कि आपने जो ड्यू डेट पे फाइलिंग करनी थी, जो जिस ड्यू डेट का ऑर्डर है उसकी उस डेट पे अपील होनी थी, इस डेट की अपील यहाँ होनी है, इस डेट की अपील यहाँ होनी है, या इससे आगे का केस हमने यहाँ लेके जाना है, 30 जून का, 9 मई का, 7, ये पूरी बहस चली है रिसेंटली थी। तो ये जो इम्पैक्ट है ना कंप्लायंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी कोई चेंज आती है, क्योंकि चेंज बहुत स्पीड से आ रही है। एफपीआर हर साल कुछ ना कुछ नई चीजें इंडल्ज कर रहा है। इस साल में 3 मेजर नोटिफिकेशन एफपीआर की ऐसी आई हैं जो कि प्योरली बेस कर रही है डिजिटलाइजेशन के ऊपर। तो इस चीज को देखना बहुत जरूरी है कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे है। इसकी पॉजिटिव आउटकम भी है, देखेंगे पॉजिटिव आउटकम क्या है कि एफबीआर की एफिशिएंसी होती है, टैक्स पेयर का टाइम सेव होता है, कॉस्ट सेविंग है। आपका कितनी बड़ी कॉस्ट थी, आपने रजिस्टर मेंटेन करने थे, आपने मैनुअल चीजें बनानी थी, एक आपने सिस्टम रख दिया तो आप धड़ाधड़ बीसीओ ट्रांजेक्शन रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स भी हैं। इसकी कंप्लायंस के हवाले से सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सिर्फ ये मद्देनजर रखना है कि जो भी एफबीआर की अमेंडमेंट्स आ रही हैं उसके अंदर उन्होंने आपको कहाँ कहाँ पे मैंडेटरी बांध दिया है। जहां पे आपको बांध दिया उससे बाहर आप नहीं निकल सकेंगे आप, क्योंकि अब ये जो डेटाबेस का टाइम पीरियड और स्लॉट्स हैं ये इतनी स्ट्रिक्ट हो गई हैं कि इस पे अब आपको कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, ये थोड़ा सा डिस्कस हो गया है, इसकी डिटेल ब्रीफिंग है। पीओएस इंटीग्रेशन, क्योंकि सारे लोग बहुत ज्यादा इस पे काम कर चुके हैं ऑलरेडी, और इस पे एफबीआर ने अपने एजेंट्स भी दिए हुए, उनकी वेबसाइट पे मौजूद है जिनसे आप ये सर्विसेज ले सकते हैं जो कि आपके एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को ही अटैच कर देते हैं। और इसी का जो नेक्स्ट वर्जन था जो इस साल आया, मैं पहले बता चुका हूँ कि डिजिटल इनवॉइसिंग का सिस्टम मैंने बता दिया कि उसमें थोड़ा सा टाइम का इन्होंने एक डिफरेंस डाला था, अदर देन वो अपार्ट सेम थिंग लाइक दैट यूएस की है। यूजर एक्सपीरियंस जो है इसकी एनहेंसमेंट, देखिए ये जो बात अभी राणा साहब ने स्टार्ट की ना कि अपने आप को आपने इम्प्रूव करना है, अपनी स्किल को बढ़ाना है, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। कैपेबिलिटी को आप कैसे बढ़ाएंगे? आप इससे अवेयर होंगे कि क्या क्या करना जा रहा है एफबीआर, और कौन कौन सा डेटाबेस बन रहा है और कौन कौन से टूल्स यूज हो रहे हैं। ये एक नई चीज है। अच्छा, डेटाबेस को हम लोग समझ रहे थे, हम एफबीआर का डेटाबेस समझ रहे हैं, हम एक्साइज का डाटा समझ रहे हैं, हम व्हीकल का रजिस्ट्रेशन डाटा ले लेते हैं, हम गाड़ियाँ प्रॉपर्टी, ये सारी रूटीन की चीजें हम कर रहे हैं। लेकिन क्या हम अवेयर है कि टूल्स कौन से यूज होने जा रहे हैं? जैसे चैट जीपीटी में आप नोटिस का रिप्लाई बना रहे हैं, ये टूल है। इस तरह के 20 टूल्स अवेलेबल है। एफबीआर जो सिस्टम बना रहा है जहां से आपको एक क्लिक के अंदर तमाम जो टैक्स पेयर होते हैं उनकी किसी एक गलती को निशानदेही करता है और उन सबका डेटाबेस 1 मिनट में निकाल के आपको नोटिस इशू कर देता है। तो क्या हम अवेयर हैं कि वो कौन कौन से टूल्स हैं जो एफबीआर यूज कर रहा है और वो कौन कौन से टूल्स हैं जो आने वाले वक्त में हमने यूज करने हैं? क्योंकि ये एक नई चीज आने वाली है। जैसे आपके रिप्लाईज अपील्स ऑनलाइन हुई हैं, एक सिस्टम के अंदर चीजें चली गई हैं, इसी तरह से जो टूल्स आ रहे हैं जिनको आप यूज करेंगे, जो थर्ड पार्टी टूल्स है, बेसिकली चैट जीपीटी एक थर्ड पार्टी टूल है जो कि अब आपके मोबाइल फोन में भी आ गया, अपने लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हैं लॉगिन करके। पेड वर्जन भी है उसके, अनपेड फ्री वर्जन भी हैं। तो ये बेसिक पहली चीज है। इसकी दूसरा, इसमें एफबीआर ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये किया कि जो IRIS का सिस्टम था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये एफबीआर का सिस्टम कुछ अर्सा पहले एक मुश्किल का शिकार हुआ जिसमें बहुत सारा डाटाबेस कॉम्प्रोमाइज हो गया, और उसके बाद इन्होंने फौरी तौर पे सेल्स टैक्स का डाटा उठा के IRIS में डाला। तो इसका इन्होंने वर्जन अपडेट किया है। अब आप अपडेटेड वर्जन जो इस दफा देख रहे हैं, आप देखेंगे हर 1 महीने के बाद उसमें एक और नए बटन आ जाते हैं। वो बटन क्यों आ रहे हैं? हर महीने के बाद एक नया टैब आ रहा है। ये बेसिकली एडवांसमेंट है। ये वो चीज है जिसकी मैं बार बार कर रहा हूँ। इसकी अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो नई से नई चीजें आई जा रही हैं उसका सोर्स क्या है और आप पे उसकी कंप्लायंस क्या है। बहुत सारी चीजें जो हम सोचते नहीं है वो सिस्टम में आ चुकी होती है और हमें बाद में पता चलता है कि यार ये तो लॉगिन में आ गई हुई है, हमारे ये तो चीज मौजूद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी, इसी का अगला हिस्सा है कि कैसे कैसे ये टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है। EFBR से शुरू हुआ डाटा, फिर IRIS आया, IRIS के बाद उसका नया वर्जन आ गया, EFBR का डाटा भी खत्म करके इधर मर्ज कर दिया गया। अब प्रोविंशियल रिटर्न भी इसके अंदर ही आनी शुरू हो गई हैं। उसमें भी हमने रिसेंटली जो हमारे फैसलाबाद टैक्स बार के दोस्त हैं तो उन्होंने वो अवेयर है कि हमने मेंबर PRA को बुलवाया था और उन्होंने एक बड़ी डिटेल ब्रीफिंग प्राग के लोगों के साथ आके हमें दी, जिसमें उन्होंने वो सारा उसको ब्रीफ किया कि कैसे ये बेसिकली रेवेन्यू मोबिलाइजेशन का जो इम्पैक्ट हुआ है टैक्स पेयर को, सहूलियात कौन कौन सी दी हैं। हम जब भी बात करते हैं ना सेमिनार में या डिस्कशंस में,
तो हम मुश्किलात का जिक्र लाजमी करते हैं कि जी यहाँ मुश्किल आ गई, ये नोटिफिकेशन मुश्किल आ गया, ऐसी कंप्लाइंस मुश्किल है। उसके साथ साथ हमें ये भी जिक्र करना लाजमी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें जो सहूलत के लिए लॉन्च की जा रही है। देखिए, जो कंप्लाइंट टैक्स पेयर है उसको गर्ज नहीं है कि फाइलिंग कैसे होनी है, उसको सहूलत से गर्ज है। यार मेरे से आसानी से लो, मेरी जान छोड़ो पड़ो। आपने देखा टैक्स आसान ऐप जो मोबाइल में आई, बहुत सारे लोग इस दफा एंड पे जब फंसे थे रिटर्न के दिनों में, तो किसी का चलान नहीं बन रहा था, किसी का, तो वो कई ऐप पे जाते थे, वहां से जल्दी से बन जाता। तो इसका मतलब है कि चीजें आपकी फैसिलिटेशन के लिए भी लॉन्च की जा रही हैं, जो कि आपकी ही सहूलत के लिए। एक हमने गिला भी किया जब ये ताजिब दोस्त स्कीम वाला आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गूगल की जरूरत नहीं है, बाद में वो उन्होंने अपनी वेबसाइट से हटा दिया। तो बेसिकली वो भी इसी का ही इम्पैक्ट था। एफबीआर ये समझता था कि हमने इतना आसान कर दिया कि हर बंदा घर बैठ के खुद ही अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर लेगा। वो ये उन्होंने एलिमेंट नहीं सोचा कि वो अपना कैश रिकनसाइल कैसे करेगा, वो अपनी वेल्थ को रिकनसाइल कैसे करेगा नीचे जाके। एनीवेज वो एक अलग डिबेट है, बट थिंग्स आर देयर। इसकी तरह आप जानते हैं कि अब टैक्स पेमेंट बड़ी आसान हो गई है। अब रात के 12 बजे बैठ के भी अपने मोबाइल ऐप से अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तमाम बैंक सिंक हो गए हैं, जैज, कैश, इजी पैसा, एटीएम पे जाके कर लें, बैंकिंग ऐप से कर लें, ऑनलाइन कर लें, वेब बैंकिंग, बहुत सारे आपके पास अवेलेबल टूल्स हैं जिनकी बुनियाद पे आप अपना टैक्स टाइमली पे कर सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट जो है वो फिस्कल कलेक्शन में बहुत पॉजिटिव है। आखिरी दिनों में आप देखें, एक दौर था बैंक रात 12 बजे तक खुले होते थे, आप रात 10 बजे जाके टैक्स जमा करवा रहे थे, 11 बजे जा रहा है, उसकी पोस्टिंग करवा रहे हैं। अब आपका ये सारे का सारा काम आपके एक मोबाइल ऐप पे आ गया, जो कि आप डिजिटली घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रही है, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? ये मैंने इसको ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये थोड़ी सी डिस्कशन पहले हुई है। एक तो ऑटोमेशन हो रही है और उसके साथ चीजें सिंप्लीफाई भी हो रही हैं। जैसे अभी हमने जिक्र किया टैक्स आसान ऐप का, बैंकिंग ऐप्स का, ये तो चीजें सिंप्लीफाई और ऑटोमेट हुई जा रही हैं, जो कि आपस में लिंक हो रही हैं। आप जैसे ही अपना किसी भी बैंकिंग ऐप से जाके, लोग आप जानते हैं बड़ा कॉमन हो गया, टैक्स पे करते हैं, वो विद इन फ्यू मिनट्स आपके लॉगिन में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। अक्सर आपके जो पुराने जो ओल्ड स्कूल टैक्स पेयर हैं वो कहते हैं टैक्स जमा करा के मैंने रसीद ला के देनी है, तो अब आप उनको कहते हैं नहीं भाई आपकी रसीद की जरूरत नहीं, आप जमा करवा दें, वो हमारे पास सिस्टम में ऑटोमेटिकली आ जाए। तो ऑटोमेशन बहुत सारी चीज़ों पे हो रही है। इसी तरह से जो अगर आप देखिए, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर इसमें आप देखिए, मैंने फास्टर के लिए रिफंड का एक सिस्टम मेंशन इसमें किया है कि कितनी अच्छी परसेंटेज है जो कि दिसंबर 2020 के बाद फास्टर के लिए एक्सपोर्टर्स को रिफंड रिलीज किए गए हैं। ये सब लोग जानते हैं जिनके एक्सपोर्टर क्लाइंट्स हैं कि एक्सपोर्टर्स का रिफंड का सिस्टम पास्ट में क्या था और रीसेंट पास्ट में क्या है। फास्टर का जो सिस्टम है ये ऑब्वियसली एक पॉजिटिव इनिशिएटिव था। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डिजिटल लिटरेसी की हम बात कर चुके हैं, बारहा इस पर बात हुई है। जैसे अभी डिस्कशन स्टार्ट में भी हुई कि कैसे हमें खुद को कैसे इम्प्रूव करना है, सेमिनार्स के जरिए, सेशंस के जरिए, इंफॉर्मेशन के जरिए। मैं इस पे तो फिर बहुत ही ज़्यादा मशहूर हूँ हमारी पेरेंट टैक्स पाकिस्तान टैक्स बार का, कि उन्होंने ये सेशन ही ऐसा रखा है जिसमें लोगों की माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद भी आई है, और इसमें मेन फोकस उन्होंने रखा है अवेयरनेस पे। ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, देखें कि अवेयरनेस है, इससे हम कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे, कोई नई चीज़ सीख लेंगे, कोई एग्जिस्टिंग जो कर रहे थे उसमें थोड़े से लीनियंट हो जाएंगे, सीधे रास्ते पे चलना शुरू हो जाएंगे और अपनी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे। टैक्स नेटवर्क एनहेंस ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे इस साल बजट में बीडीबीए ने भी जो बजट सजेशन दी, इन्होंने ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का पूरा एक पैराग्राफ बना के लिखा जिसपे सजेशन दी। हम लोगों ने सर फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से भी एक 38 सफ़ों का बुकलेट दिया, बोर्ड को, चेयरमैन साहब को भिजवाया, मिनिस्टर साहब को भिजवाया। खैर उन्होंने उसके बिल्कुल उलट काम किया, वो एक अलग बात है, बट उसमें हमने बेसिकली ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे अपनी सजेशन दी। अच्छा, मुझे ये सर पर्सनल फीलिंग है, मे बी यू एग्री विद इट, कि एफबीआर ने इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बजट में ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे कोई एक लाइन नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से मुख्तलिफ एसआरओ या मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी ले आए हैं जिसमें ज़बरदस्ती टैक्स पेयर उसके अंदर आना शुरू हो गए हैं। जैसे ये सिम ब्लॉक करना, ट्रैवल बैन करना, लोगों को डराना, एक फिजा ऐसी बना दी है कि उस फिजा के चक्कर में लोग टैक्स नेट में आना शुरू हो गए हैं। जिसकी एक मिसाल ये भी है कि इस साल जो टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल हुई है उनका नंबर पिछले साल से कितना ज़्यादा। फैसलाबाद की तक बात करें, सर ने मेरे से डाटा शेयर किया कि ऑलमोस्ट डबल रिटर्न फाइल हुई थी 30 सितंबर को, जो पिछले साल की थी। तो इस तरह चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। टैक्स पेयर को बेनिफिट्स क्या हैं? अच्छा, जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि हम हर नोटिफिकेशन के अगेंस्ट जरूर डिस्कस करते हैं, लेकिन टैक्स पेयर का बेनिफिट डिस्कस नहीं करते।
मैं सिर्फ हेडिंग्स में दे देता हूँ, डिटेल की वही बातें जो हम करते आ रहे हैं कि इजी कंप्लायंस है इंटीग्रेटेड पोर्टल्स की वजह से। बैंक और एफबीआर सिंक हो गए आपस में, आपके डाटाबेस बहुत सारे सिंक हो गए, आपका एक्साइज सिंक हो गया इनके साथ। तो इस तरह जो मोबाइल फोन आपके इंटरनेट की जो सारी चीज़ें इनके टैक्सेज और होल्डिंग और सारी चीज़ें सिंक होती चली जा रही हैं, तो ये आपके लिए आसानी है। सिंप्लीफाइड टैक्स फाइलिंग में एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, जैसे सैलरीड पर्सन की टैक्स रिटर्न डिफरेंट है, नॉन रेजिडेंट की टैक्स रिटर्न डिफरेंट है। नॉन रेजिडेंट लोगों का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था ना जी कि हम तो यहाँ पे हैं नहीं, हम टैक्स फाइलर, हम एक्टिव फाइलर, जब एक्टिव नॉन एक्टिव की कहानी शुरू की उन्होंने कहा हम कैसे हो सकते, हमारा तो काम ही कोई नहीं। तो एफबीआर ने उनके लिए 1 पेज सिंप्लीफाइड टैक्स रिटर्न दे दी। तो ये बेसिकली सिंप्लीफाइड टैक्स फाइलिंग का जो एक एस्पेक्ट है ये भी बेहतर हुआ है। उसके बाद एफिशिएंसी और जो ट्रांसपेरेंसी है वो इंक्रीज हुई है। एफिशिएंसी इसकी बहुत अच्छी है क्योंकि सिस्टम सारे का सारा ऑनलाइन है, रियल टाइम रिपोर्टिंग है, इधर से आप अपनी फाइल करते हैं, उधर आपके पास डेटाबेस अवेलेबल है। बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट के बाद बिजनेस में आप वो भी चीज़ें ऐड होना शुरू हो गई। रिड्यूस प्रोसेसिंग टाइम तो ऑब्वियसली ना होने के बराबर हो गया है। जिस वक्त आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं विद इन फ्यू मिनट्स ही आपका 120 का ऑर्डर भी बन जाता है और वो डेटाबेस रियल टाइम में एफबीआर के पास अपडेट होता है। एफबीआर को इसके बेनिफिट्स क्या हुए हैं? एफबीआर को देखेंगे सबसे पहला बेनिफिट वो है कि डाटा एनालिटिक्स के पास बहुत बड़ा डाटाबेस इनके पास जनरेट हो गया, जिसकी बेस पे वो डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सकते हैं। एडहेरेंस मॉनिटरिंग, इनकी मॉनिटरिंग ऑब्वियसली बेहतर होनी है, आप टैक्स इवेजन को पकड़ सकते हैं, बड़ी आसानी इनके लिए पैदा हो गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम होनी शुरू हो गई है, फील्ड ऑफिस का काम कम हो गया, आप डाटाबेस से चीज़ें निकालते हैं और आप एक लम्हे में छांटी कर देते हैं। उसके बाद आपकी टैक्स कलेक्शन इंप्रूव हुई है, ऑब्वियसली एफबीआर का बेनिफिट है। टैक्सपेयर की सपोर्ट में जो इन्होंने चीज़ें लॉन्च की, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑनलाइन फाइलिंग, पेमेंट ऑनलाइन होगी, फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशन का जैसे हमने जिक्र किया, ई ऑफिस सिस्टम है जैसे अपील्स और रिप्लाईज का जिक्र किया, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स हैं जिसका हिस्सा आज हम भी हैं। चैलेंजेस इसमें क्या हैं? वही चैलेंजेस जो भी डिस्कस करते चले आ रहे हैं। डिजिटल लिटरेसी और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिटेशन है, चेंज में रेजिस्टेंस है टैक्स पेयर की, और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जिनमें क्लैशेस आ जाते हैं टैक्स पेयर के, एसोसिएशन के, गवर्निंग बॉडीज। ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे सर इसका इम्पैक्ट क्या होगा डिजिटलाइजेशन का? हम इसको वाइंड अप की तरफ ला रहे हैं। इकोनॉमी पे इम्पैक्ट सबसे पहला जो होगा वो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। जितना ज्यादा डाटा डिजिटलाइज होता चला जाएगा, जितनी ज्यादा कंप्लायंस बढ़ती जाएगी, उतना रेवेन्यू इंक्रीज होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली डायरेक्टली होती है रेवेन्यू ग्रोथ के साथ, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी स्टेबिलिटी आती चुके बढ़ेगी तो वो लोग इजी हो जाएंगे आपके साथ इन्वेस्ट। एफबीआर की जो कंट्रीब्यूशन है ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप इसकी डिटेल कर रहे हैं। ये स्लाइड में मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, बड़ी डिटेल है कि इसके अंदर हम इसको क्विकली पॉइंट अप। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको करके बस मैं वाइंड अप करता हूँ। कोलैबोरेशन विद जो है स्टेक होल्डर्स, इस पे काम होता जरूर है। हमारी चूंकि ये जिस जगह हम बैठे हैं पेरेंट टैक्स बार का तो काम ही है कि जहाँ पे प्रॉब्लम आती हैं वो एफबीआर के ऑफिशियल के साथ बैठते हैं। हमारी ट्रेड बॉडीज भी यही काम करती हैं, हमारी मुख्य एसोसिएशन जैसे ICAP है सजेशन भी देता है, बाद में बैठ के उनकी बॉडीज में इनके साथ नॉर्मली कमेटी में भी बैठते हैं। तो ये जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं इसमें तीनों चारों जो किस्म के स्टेक होल्डर हैं, जिनमें गवर्निंग बॉडीज आ गई, टैक्स बार्स आ गई, बिजनेस की जो इनकी जो एसोसिएशन है वो भी इसी के अंदर शामिल हो जाए। ये मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था जैसे EFPR का जो डाटा हैक हुआ है उसकी वजह से क्या हुआ, तो इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए जो मेजर लिया गया, ये जो इन्होंने IRIS 2 दिया है ये बेसिकली उसी की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन का डाटा सिक्योरिटी के हवाले से जो ये काम कर रहे हैं एफबीआर। अच्छा, ये बैक एंड के काम है, मैंने ये चूंकि एफबीआर से डाटा फेच किया है तो ये बैक एंड पे ये वो काम है जो एफबीआर अब कर रहा है आपके डाटा को सिक्योर करने के लिए। बिकॉज एक चीज आप समझे, हम लीगल फर्टिलिटी के लोग जानते हैं कि एफबीआर और हमारे दरमियान एक एग्रीमेंट है एक तरह का जिसमें हमारे डाटा की सीक्रेसी बाइंडिंग है उनके ऊपर। तो ये बेसिकली इसको सेफगार्ड करने के लिए जो एफबीआर बैक एंड पे 3-4 काम कर रहा है ये वो है। फ्यूचर आउटलुक सर इसकी क्या है? वही चीजें हैं कि डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेसिकली पाकिस्तान बहुत पीछे लैग कर रहा है अभी तक। इनकी जो टैक्स पेयर के लिए सर्विसेज उन्होंने लॉन्च की है उसमें रेजिस्टेंस आ रही है। फोकस
बेसिकली करना चाहिए भी, कुछ हद तक हो भी रहा है। हाई रिस्क ऑडिट्स एफपीआर को करनी चाहिए और कैपेसिटी बिल्डिंग इस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है जी, ये बेसिकली ये था आज का हमारा टॉपिक डिजिटलाइजेशन के हवाले से। ब्रीफली दो हिस्सों में इसको मैंने डिवाइड किया था। नंबर 1 ये था कि एफपीआर क्या कर रहा है, और नंबर 2 ये था कि टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो जितनी ये डिजिटलाइजेशन हो रही है, इसकी कंप्लायंस के हवाले से जो जो चीज़ें बाइंडिंग थी, ये मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा बाद में। इसके अंदर काफ़ी डिटेल्स मेंशन है। ये सोर्स सारे का सारा एफपीआर और जो हमारा जितनी इन्फॉर्मेशन आती है उन्हीं से लिया गया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, थोड़ा साइंटिफिक